हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम करेंगे दोस्तों प्राइवेटाइजेशन। एलपीजी चैप्टर कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला चैप्टर कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, लिबरलाइजेशन भी कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्राइवेटाइजेशन। तो हेडिंग डाल देते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो टॉपिक है हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हिंदी में इसको बोलते हैं निजीकरण। निजीकरण बोलते हैं, निजीकरण। ठीक है जी। तो डेफिनेशन करते हैं पहले इसकी। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? तो नंबर 1 पे आता है आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई देखो, बहुत ही सिंपल है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यह है कि भाई वो सरकारी कंपनी जो प्रॉफिट कमा के नहीं दे रही है, हमेशा लॉस ही लॉस कर रही है, पुअर परफॉर्मेंस दे रही है, भाई उनको क्यों पाल रहे हैं हम? उनको बेच दो, उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दो यार। प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से उसको मैनेज करेगा, डंडे के जोर पे मैनेज करेगा भाई। प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी लेके आएगा उसके अंदर। तो जो सरकारी कंपनी सिक यूनिट बन चुकी हैं, जो अब प्रॉफिट कमा के नहीं देगी, लॉस पे लॉस करेगी, उनको रखने से कोई फायदा नको। प्राइवेट लोग को दे दो भाई उनको। जैसे रिसेंटली भारत सरकार ने एयर इंडिया बेच दी है टाटा वालों को, तो ये प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है जी। डेफिनेशन लिखते हैं पहले। तो डेफिनेशन है कि इट रेफर्स टू द ट्रांसफर लिखा है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ये कंट्रोल लिखा है जी, कंट्रोल फ्रॉम डैश टू डैश। जाहिर सी बात है, डैश दोनों डैश में क्या आएगा? फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। यानी कि पब्लिक सेक्टर से ट्रांसफर कर रहे हैं किसको? प्राइवेट लोगों को कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ये इसकी डेफिनेशन है जी। कितनी सिंपल डेफिनेशन है। तो यहां पे देखो, यहां ट्रांसफर वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का एक नाम और भी है, इसको पीएसयू भी बोलते हैं। पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड। तो पी से बनता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब सरकारी कंपनी। लोकल लैंग्वेज में, लेमेंस लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं इसको? सरकारी कंपनी। संस्कारी नहीं भाई, सरकारी कंपनी पीएसयू। ठीक है जी, डन, वेरी सिंपल। अब दो तरीके होते हैं भाई इसको बेचने के। ठीक है, दो तरीके होते हैं। 2 वेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। 2 वेज बोल लो या 2 मेथड्स बोल लो, एक ही बात है। 2 मेथड्स बोल लो, एक ही बात है। ठीक है जी। तो वो करते हैं, देखो यहां पे कर देते हैं 2 तरीके। तो पहला तरीका होता है कंप्लीट सेल, इसको समझाएंगे। और एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। दो तरीके होते हैं। ठीक है। तो कंप्लीट सेल के अंदर तो बात यह है कि भैया देखो, आज से कंपनी तुम्हारी हुई, आज से सरकारी कंपनी तुम्हारी हो गई, कल हम आएंगे भी नहीं यहां देखने के लिए। तो कंप्लीट सेल पूरी तरीके से बेच देना, कंप्लीट ओनरशिप और मैनेजमेंट बेच देना प्राइवेट कंपनी को, इसे बोलते हैं कंप्लीट सेल। तो उसको लिख लेते हैं ध्यान से। तो इट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप स्लैश मैनेजमेंट टू, किसको बेच रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को। टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी। ये इसकी डेफिनेशन है, कंप्लीट सेल है। बार बार बता रहा हूं आपको कि ये कंप्लीट ट्रांसफर कर रहे हैं ओनरशिप का, मैनेजमेंट का, प्राइवेट सेक्टर को। कंप्लीट सेल आ गया इसके अंदर।
अब देखो डिसइन्वेस्टमेंट, जाहिर सी बात है डिसइन्वेस्टमेंट में कंप्लीट नहीं होगा, अगर ये कंप्लीट है तो ये कंप्लीट नहीं होगा। डिसइन्वेस्टमेंट में कंपनी यानी कि सरकार अपना एक हिस्सा रखती है सरकारी कंपनी में और बाकी हिस्सा बेच देती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी की जो वैल्यू होती है वो शेयर्स में बटी हुई होती है। देखो जैसे ऐसे, तो सरकार ने क्या किया, ये जो हिस्सा है सरकार ने, ये वाला जो हिस्सा है सरकार ने, ये जो हिस्सा है लगभग 25% का हिस्सा बता रहे, 25% शेयर्स जो हैं वो सरकार ने बेच दिए। 25% शेयर सरकार ने बेच दिए, सेल कर दिए, सेल टू प्राइवेट कंपनी, ले लो प्राइवेट कंपनी, ठीक है। बाकी जो है 75% वो अभी सरकार के पास ही है, ठीक है। तो बाकी जो 75% बच गया इट इज विद द गवर्नमेंट कंपनी। तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि सरकार ने शेयर्स का इसको इक्विटी बोलते हैं अकाउंट्स के लैंग्वेज में, इक्विटी, सरकार ने इस इक्विटी का एक पार्ट बेच दिया है 25%, पूरी कंपनी से नहीं किया, ठीक है। उसमें लिखेंगे इट इज या इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलिंग, इट रेफर्स टू सेलिंग ऑफ a part of equity of PSU पता है ना, सरकारी कंपनी, तो सरकारी कंपनी की इक्विटी मतलब शेयर्स का एक पार्ट बेच देना टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है जी। ये इसकी डेफिनेशन है। ये सेक्टर लिखा है, अगर आपको दिखने तो सेक्टर लिखा है, दिख रहा होगा वैसे तो, ठीक है जी। क्या इंपॉर्टेंट है, सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पीएसयू टू प्राइवेट सेक्टर। ये दो तरीके होते हैं, टू मेथड्स होते हैं प्राइवेटाइजेशन के, ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है आप लोग लिख रहे होंगे, आप नोटबुक पेन के साथ लिख रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये यहां पे हो गया, अब आगे चलते हैं, तो उसको मिटा देते हैं भाई। ये आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, ये यहां से मिटा दिया, यहां से मिटा दिया, ठीक है। अब बात ये उठती है कि देखो, ये तो बात की हमने उन कंपनी की जो सरकारी कंपनी लॉस में जा रही है, घाटे पे घाटे जा रही है, व्हाइट एलिफेंट बन चुकी है, पिछली वीडियो में हमने चर्चा भी की थी, तो उनको हम बेच रहे हैं, ठीक है जी। पल्ला झाड़ो उनसे, टाटा बाय बाय, ठीक है जी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को उन कंपनियों को भी बेच देना चाहिए जो सरकार को प्रॉफिट कमा के देगी, है ना भाई। देखो, सारी कंपनियां लॉस देंगी ये तो जरूरी नहीं है, कुछ प्रॉफिट भी देंगे, तो क्या सरकार को उनको भी बेच देना चाहिए? तो इसका क्लियर कट आंसर सबको पता है, नो भाई। उनको क्यों बेचेंगे, प्रॉफिट कमा के देंगे भाई, तो उनको क्यों बेचें, है ना। तो उनके लिए क्या करें, उनके लिए सरकार क्या करे? तो उनको तो सरकार को चाहिए कि उनको थोड़ा और अगर आप मोटिवेट कर दें, थोड़ा उनको आप पुश दे दें, तो भैया वो तो और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। या ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के आसपास घूम रही है, थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिल जाए तो वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाएगी। तो ऐसी कंपनी को सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए, सरकार को मोटिवेट करना चाहिए। उसके लिए सरकार एक पॉलिसी लेके आई जिसे बोलते हैं पॉलिसी ऑफ महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। देखते हैं पहले, फिर करेंगे इसको। तो पॉलिसी क्या है भाई? पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ महारत्ना स्लैश नवरत्ना स्लैश मिनी रत्ना, ठीक है, ये पॉलिसी है। अच्छा, अब ये है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये आइडिया सरकार को कहां से आया, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का आइडिया कहां से आया? तो देखो, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि एक था राजा अकबर, और अकबर के दरबार में, उसके कोर्ट में बहुत सारे मंत्री बैठे होते थे, और अकबर ने अपने जिगर के टुकड़े 9 मंत्रियों को वो स्पेशल स्टेटस दे रखा था कि भाई ये 9 अकबर के 9 रत्न बोलते हैं उनको, अकबर के 9 जेम्स हैं, अकबर के 9 रत्न हैं जो अकबर के दिल के बहुत करीब है, जिनको अकबर ने कुछ स्पेशल
फ्रीडम दे रखी है, ऑटोनॉमी दे रखी है ना। उनमें कौन कौन थे भाई? उनके अंदर एक था, नाम जरूर पता होगा आपको, बीरबल। अकबर बीरबल कहानी सुनी होगी आपने, बीरबल उनमें एक था। उनमें अबुल फजल भी था, उनमें तानसेन भी था। तानसेन पता है तानसेन क्या था? तानसेन था भाई जो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा गवैया, मतलब सिंगर, सबसे बड़ा। मतलब ऐसा कहते थे कि भाई वो गाने गाता था तो बारिश होने लगती थी, अपने गानों से आग को प्रज्वलित कर देता था, बारिश करवा देता था ना, ऐसे। ये सब उस तानसेन के बारे में किससे हैं? तानसेन था। एक था राजा टोडरमल, एक और था राजा मानसिंह, ठीक है, और मुल्ला दो प्याजा, ये भी एक भाई थे। तो पूरे नाम मुझे नहीं पता, दो चार मुझे नाम पता, मैंने बता दिया आपको। तो ये पॉइंट बनता है कि अकबर ने उन 9 जेम्स को, जो जो 9 रत्न थे, उसको उनको स्पेशल फ्रीडम दे रखी थी, स्पेशल स्टेटस दे रखा था। तो भारत सरकार ने भी वहीं से ये कॉपी किया और इसे अप्लाई कर दिया उन सरकारी कंपनियों के ऊपर जो प्रॉफिट कमा के दे रही थी या प्रॉफिट कमा सकती थी थोड़े से मोटिवेशन के साथ। ठीक है जी। तो इसे बोलते हैं पॉलिसी ऑफ महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न। तो ये है क्या? पहली बात तो ये है स्पेशल स्टेटस, ठीक है। तो दिस पॉलिसी रेफर्स टू द स्पेशल स्टेटस, क्या लिखेंगे? इट रेफर्स टू द स्पेशल स्टेटस गिवन बाय गवर्नमेंट टू प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू, प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज, यानी कि जो पीएसयू, चलो ऐसे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पीएसयू जो पीएसयू प्रॉफिट कमा के दे रही हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग हैं, उनको स्पेशल स्टेटस सरकार देती है। उस स्पेशल स्टेटस को बोलते हैं महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न। अब सवाल ये उठता है कि भैया ऐसा गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसा क्या स्टेटस उनको मिल गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पॉइंट यहां बनता है बेनिफिट्स ऑफ दिस पॉलिसी। अब जिनको ये इसका बेनिफिट मिलेगा, जिन कंपनियों को महारत्न, नवरत्न और इनका स्पेशल टैग मिलेगा, अच्छा इसको स्पेशल टैग भी बोल सकते हैं, स्टेटस या टैग भी बोल सकते हैं। तो जिनको उनको बेनिफिट क्या मिलेगा भाई? उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक तो उनको मिलेगी मोर मैनेजेरियल ऑटोनॉमी। ये जो वर्ड है ऑटोनॉमी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑटोनॉमी, मोर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। एक ही बात है जी, फ्रीडम ऑटोनॉमी का मतलब एक ही होता है। थोड़ा समझा देते हैं आपको, थोड़ा समझाना पड़ेगा इसके अंदर। सवाल यह है कि देखो, मैनेजेरियल ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि जिन कंपनी को स्टेटस मिला हुआ है, उनको मैनेजमेंट के लेवल पर अपना फैसला खुद लेने का अधिकार है। ऑटोनॉमी, स्वायत्ता बोलते हैं, खुद का फैसला खुद लेने का अधिकार। होता यह है कि देखो, सरकारी कंपनी के अंदर ना बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म होता है। रेड टेपिज्म का मतलब यह है लाल फीताशाही। फाइल जो है वो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर से चौथे दफ्तर घूमती रहती है, समय बहुत लग जाता है। तो मैनेजरियल ऑटोनॉमी, तो जो मैनेजमेंट के लेवल पे ऑटोनॉमी यहां पे सरकार दे रही है, ठीक है जी। मोर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है आपको, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि कोई भी आपको डिसीजन लेना है, फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, तो वो फैसला आप खुद ले सकते हो। ऑपरेशनल डिसीजन, यानी कि कुछ नया प्रोडक्ट आपको बनाना है तो उसका डिसीजन खुद ले सकते हो। ऑपरेशंस आप खुद, स्पेशल ऑपरेशन आप खुद कवर कर सकते हो। तो ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं भाई। ये जो सरकारी कंपनी है उनको बहुत मोटिवेशन मिलती है जब खुद का फैसला खुद लेने का अधिकार मिलता है, तो एक जोश आता है, एक जुनून आता है, और कंपनी जो है वो जी जान से काम करती है और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है जी। तो ये पॉइंट हो गया हमारा। अच्छा, एक पॉइंट और आ सकता है इसके अंदर कि इट इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म। इससे क्या होगा? इससे प्रोफेशनलिज्म आएगा। अब ये प्रोफेशनलिज्म का क्या मतलब है? मतलब कंपनी जो है मोर प्रोफेशनल तरीके से काम करेगी। जैसे होते हैं ना प्राइवेट कंपनी, हर व्यक्ति के काम बटे हुए होते हैं, एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाती है, बहुत जुनून से काम करते हैं।
प्रोफेशनलिज्म आएगा इससे, किससे, इस स्टेटस से, है ना। तो ये 3 तरह के बेनिफिट्स हैं जो मिलते हैं इनको, है ना। और सरकार कई तरह के इंसेंटिव भी देती है, जैसे जो प्राइवेट कंपनी अच्छा काम करती है, जो सरकारी कंपनी अच्छा काम करती है, उनको तरह तरह के इंसेंटिव सरकार देती है ताकि वो उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ा है ना जी। सिर्फ संदीप भाई की वीडियो नहीं दिखाते हैं, संदीप महेश्वरी की वीडियो नहीं दिखाते हैं भैया, पैसे से मोटिवेशन आती है, रियल मोटिवेशन पैसे वाली भी होती है और खुद का फैसला खुद लेने वाली होती है। फाइन, अच्छा ठीक है जी। एक बात मैं और बता दूं आपको कि ये जो पॉलिसी है महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न की, ये केवल और केवल सरकारी कंपनी को ही मिलती है। जाहिर सी बात है, सरकार देगी तो गवर्नमेंट पीएसयू को ही देगी ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ही देगी, प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलती, भाई उनको जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, ये बात है। अब बात करते हैं ये कि भैया कितनी जो है महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कितनी कंपनी है, तो वहां पे चर्चा कर लेते हैं। तो एज ऑफ फैब 2022, ये बुक में डेटा दिया हुआ है, फरवरी 2022 के हिसाब से इंडिया में जो है 11 महारत्न कंपनियां हैं, 11 महारत्न कंपनियां हैं, 13 नवरत्न कंपनियां हैं और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां। ठीक है जी, ये डेटा है 11, 13 और 74। अच्छा, अब कई लोग पूछेंगे भाई महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न में क्या अंतर है? भाई फ्रीडम का अंतर है, महारत्ना में ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, नवरत्न में थोड़ी कम मिलेगी और मिनी रत्न में फ्रीडम थोड़ी और कम मिलेगी। तो ये इसमें अंतर है। ठीक है जी, तो ये है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि आपको ना कंपनी के नाम भी याद करने पड़ते हैं कि भैया कौन सी कंपनी महारत्न है, कौन सी नवरत्न है, कौन सी मिनी रत्न, कई बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। तो आप देखो ये लिस्ट याद करके चले जाना, 2-4 मेन कंपनी के नाम याद कर लेना, जैसे भेल होगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगी। ठीक है, तो ऐसे जो है कुछ कुछ कंपनी के नाम याद कर लेना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होगी, तो कुछ कुछ कंपनी एमटीएनएल होगी, कुछ कुछ कंपनी के नाम याद कर लेना, बाकी सारा पूरी लिस्ट याद करने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। ठीक है जी, तो ये हमारा प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अब कई बार ये पूछ सकता है वो कि भाई ये बताओ प्राइवेटाइजेशन का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, वो छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, प्राइवेटाइजेशन खत्म हो जाएगा हमारा। ओके फाइन, चलिए जी, इसको मिटा दिया हमने, ये हमने यहां मिटा दिया और आर्ग्यूमेंट फेवर में और अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो यहां पे फेवर और अगेंस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कहां लिखे भाई, चलो यहां लिखते हैं, फेवर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन और अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट में। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि फेवर में क्या है भैया, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, ये भी ना बात, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये एम लिखा भी एम। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का मतलब है कि भैया जोश जुनून के साथ क्वालिटी इंप्रूव करती है कंपनी क्वालिटी इंप्रूव करती है ना। प्राइवेट कंपनी में ऐसे तो होता है, क्वालिटी इंप्रूव करती है ताकि कंपटीशन किया जा सके दूसरी कंपनी के साथ, तो एक कंपटीशन वाला माहौल बनता है, अच्छी बात है ये। दूसरा प्राइवेटाइजेशन का जो फायदा है वो ये है कि इससे क्या होता है, क्विक डिसीजन लिया जाता है, क्विक डिसीजन लिया जाता है, क्विक डिसीजन, क्योंकि भैया माहौल ही ऐसा है भैया, सबको एक दूसरे की कंपनी को आउटविट करना है, उनसे पहले प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो डिसीजन बहुत क्विक होते हैं प्राइवेट कंपनियों के अंदर, तो प्राइवेटाइजेशन का फायदा ये। तीसरा अगर हम बात करें तो कंज्यूमर की इच्छाओं का बहुत ख्याल रखा जाता है, तो कंज्यूमर सोवरेनिटी एक वर्ड यूज करेंगे, कंज्यूमर्स सोवरेनिटी, स्पेलिंग क्या होगी, SOVREIGNTY, सोवरेनिटी मतलब कंज्यूमर की इच्छाओं का ख्याल रखा जाएगा। इसमें यह होता है कि देखो जो कंज्यूमर चाह रहा है उस चीज का प्रोडक्शन किया जाएगा, है ना। कंज्यूमर चाह रहा है कि भैया
पल्स टॉफी ना में गुआवा वाली एक फ्लेवर आना चाहिए, तो कंपनी वो बना देगी। कंज्यूमर की इच्छाओं के हिसाब से प्रोडक्शन होगा, है ना। तो ये कंज्यूमर्स सोवरेनिटी हमने कर लिया, तो 3 पॉइंट हमने कर लिए इसके, ठीक है जी। ओके, अगेंस्ट की बात करें तो भैया इसके अगेंस्ट बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, 3 तो बनते हैं कम से कम। तो पहला पॉइंट ये है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई जो प्राइवेट कंपनी होती है वो तो भाई प्रॉफिट के लिए काम करती है ना, तो वो तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे काम करती है, मशीन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे ये लोग काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है, तो ये तो भैया मशीन का इस्तेमाल ज्यादा होगा, तो जॉब क्रिएट नहीं हो पाएगी, और जो है वो निकल भी जाएंगी, है ना। ये पॉइंट हो गया। दूसरा है नेग्लेक्ट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का जो सिस्टम है वो इससे होता है नेग्लेक्ट, क्योंकि जो सरकार होती है वो तो भैया सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखेगी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो सोशल वेलफेयर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा। उसको क्या मतलब, मेन तो मकसद प्रॉफिट में क्या कह रहा हूं यार, प्रॉफिट मोटिव है ना इनका, तो प्रॉफिट मोटिव इनका मकसद है। यहां लिख देते हैं प्रॉफिट मोटिव, ओनली प्रॉफिट मोटिव, केवल प्रॉफिट मोटिव होता है, तो सोशल वेलफेयर इसमें नेग्लेक्ट होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इसका वो है मोनोपोली क्रिएशन ऑफ मोनोपोली का मतलब ये है कि कुछ फर्म ऐसी होती है जो पूरी मार्केट को अपने कब्जे में कर लेती है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से होता है। आप देखिए जियो जब शुरू में मार्केट में आई थी तो फ्री में सिम कार्ड मिल रहे थे, फ्री में टॉक टाइम, साल भर नेट फ्री मिल रहा था। अब जियो ने जो है चार्ज लेना शुरू कर दिया। जियो एयरटेल 2 ही बड़ी कंपनी बची है, कुछ मामलों में वोडा आइडिया भी बची है, तो ये जो 2-4 कंपनियां हैं यही पूरी मार्केट के शेयर को खा रही हैं, इसे बोलते हैं मोनोपोली। ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से हुआ है, कंपटीशन नहीं है इनके पास, 2-3 कंपनी आपस में कंपटीशन करती है और लूटती है कंज्यूमर को जबरदस्त तरीके से। पहले तो आदत लगा देगी फ्री के इंटरनेट की, और उसके बाद रेट बढ़ा देगी, तो मोनोपोली क्रिएट होती है इससे, प्राइवेटाइजेशन। तो ये इसका अगेंस्ट है, ठीक है जी। ये फेवर में है और ये अगेंस्ट में, तो ये प्राइवेटाइजेशन यहां पे हमारा कंप्लीट हो गया भाई। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर दीजिए। अगर आपके किसी दोस्त को ये वीडियो पसंद आ सकती है, उसकी काम की है, तो बिना वक्त गवाए उसको शेयर कर दीजिए। सपोर्ट करते रहिए भैया, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट वीडियो में ग्लोबलाइजेशन हम करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।